तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, मतलब अभी क्या हम करने वाले हैं, डीप लर्निंग ख़त्म पूरी। डीप लर्निंग में अभी क्या पढ़ाऊंगा, न्यूरल नेटवर्क पढ़ाऊंगा, ANN CNN RNN और STM, इतना पढ़ के हम लोग पूरी ख़त्म कर देंगे। तो न्यूरल नेटवर्क होता क्या है? न्यूरल नेटवर्क इट इज़ अ मशीन लर्निंग मॉडल इंस्पायर्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्रेन डेट लर्न्स पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। ये न्यूरॉन्स से बना होता है, छोटे छोटे न्यूरॉन्स क्या है, ब्रेन का हमारे क्या है, इमिटेशन किया गया है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं बताऊंगा। पहले न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, इन न्यूरॉन से बना होता है। इनमें 3 लेयर होती हैं, इनपुट, हिडन, आउटपुट। इनपुट, आउटपुट और हिडन लेयर होती है इसमें मल्टीपल नंबर की, जो हमें दिखती नहीं है। तो हिडन लेयर क्या करती है हमारी, ये न्यूरल नेटवर्क यूज़ किस में होता है, डीप लर्निंग में। हिडन लेयर क्या करती है, हमारी कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड करती हैं, इसीलिए उसको डीप लर्निंग में यूज़ करते हैं। डीप लर्निंग का मतलब ही होता है because it is used to solve or find complex patterns. It does not it does it with the help of neural network as it is used by deep learning models like ANN, CNN, RN। ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन क्या करता है, जो भी इनपुट आता है हमारा उसमें एक वेट ऐड कर देता है। वेट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है किसी की। जैसे हमारा अगर कोई X1 इनपुट है तो उसकी इंपॉर्टेंस जितनी होगी वो उतना वेट ऐड कर देगा। ये काम करता है न्यूरॉन्स। जैसे ये छोटे छोटे नोड हैं, ये सब न्यूरॉन्स हैं। तो न्यूरॉन्स क्या करेगा, जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया होगा, कहाँ गया, हाँ, जैसे कि अगर बताना है कि स्टूडेंट पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो हमें जो इनपुट मिला है स्टडी आवर्स का 0 पॉइंट, स्टडी आवर्स और ईटिंग फूड। तो स्टडी आवर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना इसके साथ, इसलिए हम उसके साथ ज़्यादा वेट ऐड करेंगे, 0.8 ऐड कर दिया। लेकिन ईटिंग फूड का पास होने से लेना देना नहीं है, तो इसलिए हमने उसकी कम इंपॉर्टेंस ऐड की। तो न्यूरॉन क्या करता है, इट टेक्स द इनपुट, गिव्स देम वेट एंड एड्स बायस एंड पासेज द रिजल्ट थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन। इसको हम किससे कर देते हैं, एक्टिवेशन फंक्शन से पास कर देते हैं, हमारा जो भी आता है, ठीक है ना। Z=W1 x1 + W2 x2, वेट को इनपुट से मल्टीप्लाई कर दिया बस, और एक एक्स्ट्रा वैल्यू बायस ऐड हो जाता है फॉर द बेटर फिट ऑफ द मॉडल। ये बायस मैंने पढ़ा है, ये डेफिनेशन है, नोट्स में देख लेना क्या होती है। और बायस इट अलाउज न्यूरॉन टू शिफ्ट द आउटपुट एंड मेक द मॉडल मोर फ्लेक्सिबल। एक्स्ट्रा वैल्यू जो आउट करती है मॉडल का बेटर रिजल्ट लाने के लिए, वही होती है। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है, एक्टिवेशन फंक्शन इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाइड ऑन द न्यूरल नेटवर्क सो दैट वी कैन इंट्रोड्यूस अ नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी और लीनियरिटी क्या होती है, लीनियरिटी मतलब अगर कोई स्ट्रेट आउटपुट आ रहा है, मतलब y=mx+c आ रहा है, पहले में 2 दूसरे में 4 तीसरे में 8, ऐसे जो फिक्स हमें दिख रहा है वो क्या होगा, वो लीनियर होगा। क्या कहते हैं, क्या जैसे उससे क्या कहेंगे, लीनियरिटी, अगर इस तरह का पैटर्न मिला है। लेकिन हमें क्या करता है, डीप लर्निंग यूज़ किस लिए करते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स फाइंड करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स लीनियरिटी में तो होगी नहीं, इसीलिए हमारा जो मॉडल है उसमें नॉन लीनियरिटी आ जाए हमारे इस वैल्यू में, न्यूरॉन्स में। तो इसलिए हम क्या न्यूरॉन्स को एक्टिवेशन फंक्शन से पास करते हैं। ये उसको मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसा अप्लाई करता है जिससे उसके अंदर नॉन लीनियरिटी आ जाती है, तभी हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न फाइंड कर पाते हैं। Hidden layer क्या है, it is made of neurons. It is called hidden layer because it doesn't receive directly raw data or waves output. They are used to perform computation and that allows the system to learn complex patterns। ये सब बोल दे रहा हूँ मैं क्या है। एक्टिवेशन फंक्शन 4 तरह के होते हैं, बस 4 याद करना, मतलब 4 होते हैं, हमें 4 ही याद करना है अभी। पहला है रेलू। रेलू क्या करता है, रेलू इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, अगर कोई 0 से लेस वैल्यू होती है तो उसको 0 ले लेता है, बड़ी होती है तो उसी वैल्यू को ले लेता है, ठीक है। बस ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये क्या, वही नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस कर देगा, और कुछ नहीं इसमें जानना, ठीक है। इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे अगर न्यूरॉन हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, बहुत वैल्यू जो 0 से कम है, तो हमें कुछ मॉडल को ट्रेनिंग तो कर रहा है वो, लेकिन रेलो एक्टिवेशन फंक्शन क्या करेगा, उसको 0 कर देगा। तो हमारा मॉडल उससे जैसे मान ली -3 -4 -5 -6 आई, बार बार रेलू किया एक्टिवेशन फंक्शन 0 0 0 देगा, तो मॉडल हमारा लर्न करना बंद कर देगा, क्योंकि मॉडल नेगेटिव वैल्यू को लर्न कर ही नहीं रहा है, क्योंकि रेलू उसको वैसे कर देता है, पॉजिटिव बना देता है। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या, डाइंग रेलू प्रॉब्लम, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन में होती है। इसका सोल्यूशन क्या है, लीकी रेलू। हम 0 करने के बजाय एक स्मॉल नेगेटिव वैल्यू कर दें उसको, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मतलब ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे, लीकी रेलू। डाइंग रेलू प्रॉब्लम को फिक्स किया, लीकी रेलू। दूसरा क्या फंक्शन होता है, सिग्मॉइड फंक्शन, इसके बारे में तो सुना ही होगा, समेशन ऑफ x इक्वल टू 1/1 + e⁻⁻x। ये वैल्यू को 0 से 1 की रेंज में बना देता है, ठीक है ना। ये हम उसके लिए जाते हैं क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं, येस और नो, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी में देता है आंसर। जैसे अगर 0.5 आ रही है, मतलब 0.5 उसकी प्रोबेबिलिटी है, 0.9 आ रही है, मतलब ऑकरेंस होगा ही होगा। ये प्रोबेबिलिटी के लिए फाइंड करता है, या इसलिए हम सिग्मॉइड फंक्शन यूज़ करते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। दिक्कत क्या है ये, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी और छोटी वैल्यू में जो ग्रेडियंट होता है वो, जैसे अच्छा इसमें क्या होती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम हो जाती है। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या, अभी मैं समझाऊंगा। एक और ऐसे ही होता है tan h एक्टिवेशन फंक्शन। tan h एक्टिवेशन tan h ऑपरेशन अप्लाई कर देता है, मतलब 10 वाला। इसकी रेंज होती है -1 to 1। अनलाइक सिग्मॉइड इट्स सेंटर्ड अराउंड 0। जैसे सिग्मॉइड 0 से 1 की वैल्यू देता है, ये -1 से 1 तक वैल्यू देता है, ठीक है ना। दोनों में क्या है,
इसमें क्या है, बोथ ऑफ देम कैन सफर फ्रॉम वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। सो जैसे दोनों में क्या हमारे में क्या आ सकती है, वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। तो हिडन लेयर में हम इनको यूज़ करने के बजाय हम लोग रेलू यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेलू में हो गया रेलू, लीकी रेलू, ये सब, ठीक है ना। वैनिशिंग ग्रेडियंट क्या है अभी मैं समझा रहा हूँ। सॉफ्ट मैक्स फंक्शन क्या है, ये सेम बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए थी, इसमें मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, जैसे आपकी 2 की जगह 3 4 हमें बताना है क्या होगा, तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए सॉफ्ट मैक्स फंक्शन, बस ये 4 होते हैं, ठीक है ना। तो हिडन लेयर्स के लिए रेलू और 10H भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। सिग्मॉइड होता है बाइनरी क्लासिफिकेशन, सॉफ्टमैक्स मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती है, द ग्रेडियंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जैसे कि हम बैक प्रोपगेशन में ग्रेडियंट्स पीछे जाते हैं, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा छोटे हो जाए। मैंने बताया, मैंने मशीन लर्निंग में पढ़ाया है, उनका वेट बहुत छोटा हो जाए, 0.5 0.6 0.01 001। तो जब ग्रेडियंट्स बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे तो हमारा पुराना वेट अपडेट ही नहीं होगा, ठीक है ना। वेट अपडेट नहीं होगा तो मॉडल में कुछ चेंज नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा तो मॉडल लर्न नहीं करेगा। इसी को कहते हैं वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम। एक और होती है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम, जब ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है क्या, यही ग्रेडियंट्स का साइज़, तो हमारा मॉडल लर्न नहीं कर पाता, हम अनस्टेबल हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो बस एक्सपर्टिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती है। अब ये बहुत ज़्यादा जरूरी, न्यूरल नेटवर्क काम कैसे करता है, बस ये देख लो। यही मैंने मशीन लर्निंग में भी VVIP करके लिखा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले क्या है, एक्चुअल मान लो आउटपुट आ रहा है 1, प्रेडिक्टेड आउटपुट था 0.3, तो एरर आया इसमें 0.7 का, ठीक है ना। तो ये एरर हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो बहुत सा मतलब एक दूसरे से सारा न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, तो ये आउटपुट क्या करेंगे, हम लोग उसको वापस पीछे भेजेंगे। सबसे पहले हम लोग इनपुट से आउटपुट जाएँ, कैसे गए, फॉरवर्ड प्रोपगेशन से। न्यूरल नेटवर्क में इनपुट से आउटपुट जाने को हम लोग क्या कहते हैं, फॉरवर्ड प्रोपगेशन, ठीक है ना। उसके बाद हमें क्या मिला, ये आउटपुट मिला। आउटपुट के बाद हमने क्या फाइंड किया, हमारे में क्या एरर आ रहा है। अब इस एरर को हम लोग वापस बैक प्रोपगेशन से पीछे भेजेंगे, ठीक है ना। द एरर इन्फो इज प्रोवाइडेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क टू डिटरमाइन हाउ ईच वेट कंट्रीब्यूटेड टू द एरर, ठीक है ना। इस एरर को हम लोग बैक प्रोपगेशन से दोबारा पीछे भेजेंगे। और ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है, हमारे वेट्स को अपडेट कर देता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट, क्या एरर आया, दोबारा पीछे भेजेंगे, वेट्स अपडेट होंगे, फिर आउटपुट निकलेगा, फिर क्या एरर आया, फिर दोबारा पीछे जाएगा, वेट्स अपडेट होंगे, ऐसे हमारा चलता रहता है। ऐसे न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब बैक प्रोपगेशन का एग्जैक्टली करता क्या है, ये देखो। जैसे लॉस फंक्शन है, हमें लॉस के बारे में बताया, ठीक है ना। द बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट्स वेट्स, विच वेट्स कॉसेज दिस लॉस एंड बाय हाउ मच। बैक प्रोपगेशन कैलकुलेट द ग्रेडियंट्स, जैसे मैंने वेट अपडेट का फॉर्मूला बताया था, हमारा वेट अपडेट हो रहा है ना, तो डब्ल्यू न्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल एल अपॉन डेल डब्ल्यू। ये क्या है हमारा, ये है ग्रेडियंट है। क्या है हमारा ये ग्रेडियंट, याद रखना ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट इज द, यहाँ पे लिखा भी है ना, ग्रेडियंट्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द लॉस विथ रिस्पेक्ट टू द न्यू पैरामीटर्स। ये फाइंड कौन करता है, बैक प्रोपगेशन। तो बैक प्रोपगेशन ने ग्रेडियंट फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब वो ग्रेडियंट ये दे देगा किसको, ग्रेडियंट डिसेंट को। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा, हमारा ये इसको अपडेट कर देगा, ठीक है, समझ में आया। तो बैक प्रोपगेशन ने क्या किया, जो लॉस फंक्शन के हिसाब से उसने लॉस फंक्शन लेके पीछे गया, लॉस जितना भी आ रहा था उसके हिसाब से, कौन सा वेट लॉस कर रहा था उसके हिसाब से उसने क्या फाइंड किया, डेरिवेटिव डेल एल अपॉन डेल डब्ल्यू, लॉस कैलकुलेट किया उसके हिसाब से, और ग्रेडियंट डिसेंट उसको अपडेट कर देगा, ठीक है ना। यहाँ डिफरेंशियल लिखिए, अच्छे से पढ़ लेना क्या होता है। ये डेल एल अपॉन डेल डब्ल्यू क्या है, ये ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, उस अपडेट करने को हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट डिसेंट, डब्ल्यू ओल्ड माइनस लर्निंग रेट इंटू डेल एल अपॉन डेल डब्ल्यू, ठीक है। और क्या कहते हैं, मैं क्या कर रहा था, बस यही है। और ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, ये एक तरह का ऑप्टिमाइज़र है, क्योंकि वेट अपडेट कर रहा है ना, तो ये ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑप्टिमाइज़र होते हैं, एडम और ग्रेडियंट डिसेंट, ऐसे और भी यूज़ करते हैं, बता दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे वही मैंने लिखा, एक्सप्लेन किया, वो तो अलग से मैंने अच्छे से लिखा था, तो एक पेज ऐड कर दिया। इट इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम यूज्ड टू मिनिमाइज द लॉस फंक्शन। तो मैं जो समझाया वैसे समझना। बैक प्रोपगेशन में जो लॉस फंक्शन आएगा, बैक प्रोपगेशन में क्या होता है, वो लॉस फंक्शन के साथ वो ग्रेडियंट्स फाइंड करता है। कौन सा वेट एरर निकाल रहा था उसके स्पेसिफिक वो ग्रेडियंट फाइंड करता है, और ग्रेडियंट डिसेंट उसको और वेट्स को अपडेट करता है, ठीक है ना। उसकी डिफिनेशन ये लिखी, पढ़ लेना। लर्निंग रेट क्या है, ये लर्निंग रेट हम डिफाइन करते हैं, स्टेप साइज होता है, जैसे स्टेप साइज है ना 1 2 3 4, उतने से मल्टीप्लाई कर देगा हमारे ग्रेडियंट्स को, बस वही लिखा है। और कुछ नहीं, मैं देखो हिंदी में समझ में आ जाए तो इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें वहाँ समझाना ही है बस। पैरामीटर और हाइपर पैरामीटर में क्या अंतर क्या होता है, पैरामीटर जो मॉडल खुद डिफाइन करता है, खुद चेंज होते हैं, जैसे वैल्यू लर्न बाय द मॉडल ट्रेनिंग नॉट सेट बाय, जैसे वेट्स हैं बीच में चेंज हो रहे हैं खुद से, हमारा कंट्रोल नहीं है, पैरामीटर हो गए। हाइपर पैरामीटर जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हम चाह रहे हैं कितनी बार मॉडल चले, नंबर ऑफ इपॉक्स, ये सब। तो लर्निंग रेट क्या हो, तो ये सब हमारे कंट्रोल में, और ये सब मैनुअली डिफाइन करते हैं कब,
न्यूरल नेटवर्क ये ट्रेनिंग से पहले, तो इसको क्या कहते हैं, हाइपर पैरामीटर डिफरेंस जरूर पूछते हैं इनका, ये तो ये याद कर लेना। नंबर ऑफ इपॉक्स क्या होते हैं, जिस तुमने मॉडल जब ट्रेन किया है तब देखा होगा ना, इपॉक 1, इपॉक 2, इपॉक 3। तो जब हमारे से 10,000 डेटा पॉइंट है, तो जब पूरा का पूरा एक बार ट्रेन हो जाते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, इपॉक 1 कंप्लीट इटरेशन थ्रू द एंटायर ट्रेनिंग डेटा सेट इज नोन एन इपॉक। हमारा जो होता है वो बार बार है, नंबर ऑफ इपॉक्स रन करता है बेटर आउटपुट के लिए। बैच क्या होता है, एक बार में हम कितने डेटा पे अप्लाई करें, मतलब साथ में, जैसे सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा प्रोसेस टुगेदर, जैसे 1000 10,000 डेटा सैंपल है, तो एक एक करते तो करेंगे नहीं सबको, कुछ साथ में करते हैं ना, एक एक बैच बना के। 100 का अगर बैच बना लिए तो क्या होगा, हमारा बैच 100 के बैच बनाएंगे तो कितने बनेंगे, 10,000 के लिए 100 बैच बनेंगे। इटरेशन क्या होती है, 1 वेट अपडेट स्टेप यूजुअली आफ्टर प्रोसेसिंग एक बैच, जैसे एक बैच को अपडेट किया 100 डेटा पॉइंट को, उसके बाद अगले 100 डेटा पॉइंट के लिए हमारा ये वाला आउटपुट भी चला जाएगा। तो इसको एक इटरेशन कहते हैं। ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग मैंने एमएल में पढ़ाया था, एक बार मैं बता दे रहा हूँ क्या होता है। ओवर फिटिंग मतलब जब मॉडल हमारा बहुत ज़्यादा ही ट्रेनिंग डेटा को स्पेसिफिकली सीख जाए, तो केवल ट्रेनिंग डेटा पे तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देगा, लेकिन टेस्टिंग डेटा पे जीरो एक्यूरेसी देता है। रिड्यूस किससे करते हैं, रेगुलराइजेशन से। एमएल में मैंने समझाया है, नहीं समझ में आया तो ये सुन लिया बस, ठीक है ना, देख लेना एक बार नू जाके बस। ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग क्या होती है, जब मॉडल बहुत ज़्यादा लर्न ही ना किया, मॉडल ने कुछ बेकार आउटपुट दे रहा है टेस्ट में भी ट्रेन में भी, तो अंडर फिटिंग हो जाएगी। अब पहले हमारे न्यूरल नेटवर्क पे आते हैं ANN क्या है, वही जो मैंने बताया न्यूरल नेटवर्क। इट इज़ अ न्यूरल नेटवर्क मेड अप ऑफ इंटरकनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स दैट लर्न्स पैटर्न्स बाय एडजस्टिंग इट्स वेट्स एंड बायस में काम करता है ये भी। इसकी भी 3 लेयर होती है, इनपुट, हिडन, आउटपुट, और ये ऐसे काम करता है। ऐसे इनपुट पहले हिडन लेयर से पास होगा, दूसरी हिडन लेयर से पास होगा, आउटपुट आएगा, ठीक है ना, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस W3 X3। इससे हमारा क्या निकला, न्यूरॉन को हमने किससे पास कर दिया, एक्टिवेशन फंक्शन से, ठीक है ना। ये लिखा है कौन सा फंक्शन कब यूज़ करते हैं, बस वही है। जैसे वर्किंग क्या है, X1 X2 था हमारा, ये था न्यूरॉन का वेट और बायस, तो हमने इसको पहले कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ये बस एग्जाम्पल लिखा है, तो ये जो आगे इसको हम लोग पास करेंगे, इट गोस टू द नेक्स्ट लेयर अंटिल वी रीच द आउटपुट, इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड प्रोपगेशन। इनपुट से आउटपुट की तरफ जाना, वही लिखा है। ANN भी काम कैसे करता है, जैसे हर न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, हर न्यूरल नेटवर्क एक ही तरह से काम करेगा। फॉरवर्ड प्रोपगेशन, प्रेडिक्शन, लॉस कैलकुलेट होगा, बैक प्रोपगेशन वो ग्रेडियंट कैलकुलेट करेगा, फिर ऑप्टिमाइजर में जाएगा, ऑप्टिमाइजर क्या करेगा, कोई भी जैसे ग्रेडियंट डिसेंट, वेट्स अपडेट कर देगा, वेट्स अपडेट करने के बाद दोबारा यही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। फुल्ली कनेक्टेड क्या होता है, जैसे हमारा जो करंट लेयर का न्यूरॉन है वो अगली लेयर के हर एक न्यूरॉन से कनेक्टेड हो, वो क्या कहेंगे, फुल्ली कनेक्टेड। जैसे ये है, ये अगले चारों से कनेक्टेड, तो ये फुल्ली कनेक्टेड हो गया। तो जिस भी नेटवर्क में ऐसा होता है उसे फुल्ली कनेक्टेड कहते हैं। ANN के सब पता है हमें क्या होते हैं, टर्म्स अभी समझा चुका हूँ। पैरामीटर्स के क्या होते हैं, वेट्स और बायस। हाइपर पैरामीटर अभी समझा चुका हूँ क्या होते हैं। ऑप्टिमाइजर अभी मैंने समझाना क्या होता है। ऑप्टिमाइजर जो वेट्स अपडेट करता है, तो हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, एडम, ग्रेडी, डिसेंट, इस टाइप के होते हैं। ड्रॉप आउट वैल्यू क्या होती है, मॉडल ट्रेन करते हुए हम लोग ड्रॉप आउट वैल्यू डिफाइन करते हैं। ये क्या करता है, हमारा ओवर फिटिंग समय बचाता है। जैसे कि हमारे अगर ड्रॉप आउट वैल्यू 0.5 कर दी, तो ये 50% ऑफ न्यूरॉन को डिसेबल कर देगा या ड्रॉप कर देगा, उनको लेगा ही नहीं ट्रेनिंग में, ठीक है ना। इससे ओवर फिटिंग रिड्यूस होती है हमारी। ओवर फिटिंग इन ANN जो होती है, मेमोराइज द ट्रेनिंग डेटा टू वेल, किससे ठीक कर सकते हैं। पहली हमारी हो गई ड्रॉप आउट से, एक रेगुलराइजेशन से, ज़्यादा ट्रेनिंग डेटा डाल दें, अर्ली स्टॉपिंग लगा दें। अर्ली स्टॉपिंग क्या होती है, जैसे मॉडल ट्रेन किया होगा तो हमारे में क्या आता है, अर्ली स्टॉपिंग हो रही है। तो अर्ली स्टॉपिंग ये होती थी जब हमारा मॉडल लर्न करना बंद कर देता है तो हम उसको रोक देते हैं, वरना वो ट्रेनिंग डेटा पे ज़्यादा लर्न कर लिया तो ओवर फिटिंग हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मॉडल जब हमारा लर्न कर रहा है तो लर्न में कितना है, 10%, 1%, 0.001%। जब लर्न ही नहीं कर रहा तो हम उसको रोक देते हैं। तो ये डेफिनेशन लेके अर्ली स्टॉपिंग में यही होता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है ANN के, कॉम्प्लेक्स लर्न कॉम्प्लेक्स पैटर्न, वही सब है, बहुत अच्छा काम करता है, अच्छी प्रेडिक्शन करता है। दिक्कत क्या है, लेकिन इसमें मेमोरी नहीं है, तो पास्ट कन्वर्सेशन भूल जाता है। ये जितने भी डेटा पॉइंट है सबको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो और सबका इंडिपेंडेंटली रिजल्ट देता है, कोई भी डेटा पॉइंट किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता, ठीक है। और ये सिर्फ पढ़ लेना। डिसएडवांटेज क्या है, कैन कॉज ओवर फिटिंग है ये, हाँ। ANN क्या है, 1D डेटा के लिए, 2D डेटा में काम नहीं करता। तो 2D डेटा के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, CNN। बारी आ गई CNN की। CNN के कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो अब इसको थोड़ा समझ लो काम कैसे करता है। ANN जो हमारा 1D के लिए काम करता है, 2D के लिए हम क्या करते हैं, CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। कन्वोल्यूशनल क्या है, सबसे पहले मान लो हमारा एक इमेज है, जैसे हमें ये दी गई है, ठीक है ना। हम इस इमेज को एक फ़िल्टर से पास करते हैं। एक फ़िल्टर हमारा होता है जो हमारी इमेज से छोटा है, जैसे इमेज एक मैट्रिक्स है, एक हमारा जो एक मैट्रिक्स होता है, जैसे इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल मैट्रिक्स कॉल्ड कर्नल फिल्टर स्लाइड्स ओवर द इनपुट इमेज। जैसे हमने कर्नल, हमारी मैट्रिक्स बन गई कर्नल, जैसे जो स्मॉल मैट्रिक्स होती है जो हमारी इमेज के ऊपर इटरेट करती है उसे कहते हैं कर्नल या फिल्टर। फिल्टर्स के ऊपर चलेगा ऐसे ऐसे पूरा मैं बताऊँगा। तो फिल्टर है हमारा, हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
और हम एक नई मैट्रिक्स बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं, फीचर मैप। ठीक है ना, हम इसको उसके ऊपर स्लाइड करते हैं और यहाँ इसको चलाने को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं। मतलब स्लाइड कर रहा है ना हमारे इस मैट्रिक्स को पहले किया, तो जैसे क्या होगा, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 1 + 2 × 0 + 4 × 0 + 5 × 1, तो हमारा आ गया 6। तो फीचर मैप जो हमारा बन रहा था उसकी पहली वैल्यू आ गई 6। इसी तरह से हम फीचर मैप निकाल लेंगे। और इस प्रोसेस को करने को क्या कहते हैं, कन्वोल्यूशन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल मैट्रिक्स कॉल्ड कर्नल फिल्टर स्लाइड्स ओवर द इनपुट इमेज। एट ईच स्टेप इट मल्टीप्लाइज इट्स फिट्स विद द मैचिंग पिक्सल, जैसे 1 1 पे, 0 0 2 पे, 4 0 पे, 1 5 पे। अगली बार क्या करेगा, ये 2 को 1 से करेगा, 3 को 0 से, 5 को 0 से, 6 को 1 से। फिर उसकी अगली बार 4 को 1 से, 5 को 0 से, 7 को 0 से, 8 को 1 से। इस तरह से करता जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो फीचर मैप में डालता जाएगा। इससे फीचर मैप बनेगा हमारा, इससे जो बनेगा हमारा फीचर मैप बनेगा। इसी से हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्शन। ठीक है ना। एक और क्या कहते हैं, फ़िल्टर मैनुअली क्रिएट करते हैं क्या हम, नहीं, मॉडल खुद फाइंड करता है फ़िल्टर क्या होगा इसका। हम एक इनिशियली वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं, बाकी मॉडल खुद फाइंड करता है फ़िल्टर। फीचर मैप क्या होता है, अभी हमने बताया, व्हेन अ फिल्टर स्कैन्स द इमेज इट क्रिएट्स अ स्मॉल मैट्रिक कॉल्ड फीचर मैप, जो हम फीचर मैप फाइंड करते हैं। स्ट्राइड क्या होता है, हमने जैसे यहाँ इतना था, फिर अगली बार एक स्लाइड किया, इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइड, स्ट्राइडर। जैसे स्ट्राइड की वैल्यू उसमें थी 1, तो एक बार स्लाइड किया, अगर 2 होती 2 हो ही नहीं सकती थी क्योंकि 2 है, 2 बार स्लाइड करने का मतलब या ऐसे या ऐसे, इतना तो डेटा ही नहीं है, तो इसमें स्लाइड की वैल्यू एक ही थी। ठीक है ना। जैसे इसमें देखो, अगर हमारा एम और एन सेम रहता है, सॉरी यहाँ ऐसा ही है, अगर हमारा इतना है, अगर स्ट्राइड की वैल्यू 1 है तो हमारा जाएगा इस पर, अगर स्ट्राइड की वैल्यू 2 है तो हमारा इसके बाद सीधा इस पर चला जाता। ऐसे हम लोग क्या फाइंड करते हैं, फीचर मैप। और स्ट्राइड को क्या कहते हैं, हाउ मेनी पिक्सल्स द फिल्टर मूव एट ईच स्टेप। समझ में आया, ये होता है। और फिर हम क्या करते हैं, 2D डेटा को हम लोग क्यों नहीं यूज़ कर सकते 1D के लिए, क्योंकि 2D डेटा में हमारी स्पैटियल रिलेशनशिप होती है, जैसे कलर ग्रेडिंग होती है, उसके नीचे कौन सा कलर आएगा, अगर उसको 1D में कन्वर्ट करेंगे वो सब रिलेशनशिप खत्म हो जाएगी, इसीलिए हम लोग नहीं करते हैं। पैडिंग क्या होता है, हम एडिंग जीरोस अराउंड द फीचर मैप बिफोर कन्वोल्यूशन। जैसे फीचर मैप हमारा था यहाँ पे कन्वोल्यूशन पे, जैसे कन्वोल्यूशन क्या प्रोसेस है, हम लोग फ़िल्टर को पास कराते हैं इनपुट से, फीचर मैप बनता है। फीचर मैप हमारा हो सकता है छोटे साइज़ का ही होगा इनिशली, मतलब होता ही है, तो उसको हम लोग उसके चारों तरफ जीरोस ऐड करने के प्रोसेस को पैडिंग कहते हैं। 2 तरह की होती है, सेम पैडिंग, वैलिड पैडिंग। वैलिड पैडिंग में हम कोई भी जीरो ऐड नहीं करते। सेम पैडिंग में क्या करते हैं हम लोग, इतने जीरो ऐड करते हैं मतलब कि वो हमारे इनपुट साइज़ के बराबर हो जाए फीचर के। जैसे 1 2 1 3 था, तो एक बार अगर पैडिंग अगर 1 होगी तो ये एक जीरो की चारों तरफ लेयर ऐड कर देगा। अगर वो हमारे इनपुट के साइज़ के बराबर हो जाती है तो सेम पैडिंग, वरना वैलिड पैडिंग। आउटपुट साइज़ का ये फॉर्मूला है निकालने का, n क्रॉस n की मैट्रिक्स होगी, f क्रॉस f का फिल्टर होगा। अगर इसमें पैडिंग ऐड कर रहे हैं तो अपॉन स्लाइडर +1, ये फॉर्मूला होता है साइज ऑफ कन्वोल्यूशन का। कन्वोल्यूशन, अरे भगवान बोल नहीं पा रहा हूँ, छोड़ो उसको, पढ़ लो यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वोल्यूशन। उसके बाद क्या कहते हैं, सपोज ऑफ स्लाइडर। जैसे यहाँ पे अगर मान लें हमने n 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स थी, 3 क्रॉस 3 का फिल्टर था, पैडिंग 0 है, अभी 0 नहीं ऐड कर रहे हैं, स्लाइडर 1 है, तो हमारे आएगी 3 क्रॉस 3 का फीचर मैप बनेगा। मतलब कन्वोल्यूशन से फीचर मैप भी तो बनता है वही, और क्या। पूलिंग क्या होती है, इसमें 0 ऐड करने को हम लोग क्या करें, पैडिंग। लेकिन अगर हम लोग साइज रिड्यूस करें, जो रिडक्शन ऑफ द साइज ऑफ द फीचर मैप वाइल कीपिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, मतलब फालतू की इन्फॉर्मेशन हटा के इंपॉर्टेंट फीचर को रख के अगर रिड्यूस करें साइज, तो हो गया पूलिंग। आफ्टर कन्वोल्यूशन वी अप्लाई एक्टिवेशन फंक्शन, इसमें हम लोग रेलू एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। वर्किंग क्या है, ये भी सेम जैसे हमारा न्यूरल नेटवर्क काम करता है वैसे ही करता है, बस में कन्वोल्यूशन आ जाता है, कन्वोल्यूशन के बाद रेलू, फिर वही, मतलब वैसे ही काम करता है। देखो मैं यहाँ पे लिखा है, देख लो, कन्वोल्यूशन के बाद रेलू, फिर पूलिंग आएगी, पूलिंग में जीरोज ऐड कर देंगे बराबर करने के लिए, कन्वोल्यूशन होगा, फिर रेलू ऐड करेंगे, जीरो डिक्रीज करेंगे, ऐसे चलेगा। फिर हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोसेस, तो 2D में तो फिर वैसे नहीं हो सकता, 2D में हम लोग कन्वोल्यूशन करने के बाद इसको हम लोग 1D में कन्वर्ट करते हैं। 1D में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्लैटन, इसमें 1D में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर हम लोग इस फ्लैटनिंग 1D आउटपुट को फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क से पास करते हैं, जैसे न्यूरल नेटवर्क काम करता है, फिर वहाँ से हमें ये आउटपुट देगा। तो ऐसे ही काम करता है हमारा CNN। इसको समझ लो, बस समझा देना कि क्या होता है, बस वर्ड याद रखना। जैसे उसमें पैडिंग क्या होती है, पूलिंग क्या होती है, और कन्वोल्यूशन क्या होता है। कन्वोल्यूशन पूरे प्रोसेस को कहते हैं। व्हेन अ स्मॉल मैट्रिक्स और कर्नल फिल्टर स्लाइड्स ओवर द इनपुट इमेज एंड क्रिएट्स अनदर आउटपुट मैट्रिक्स कॉल्ड फीचर मैप, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज कन्वोल्यूशन। ये हो गया, ऐसे काम करता है। स्ट्राइड क्या होती है, उसकी वैल्यू स्लाइडिंग की। ठीक है, देखो आज नोट्स देखना, कल नोट्स देखना, तो आराम से समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, कर्नल वेट और बायस, बस खत्म। ओवरफिटिंग कैसे रिड्यूस करते हैं,
डेटा ऑगमेंटेशन करके ट्रेनिंग में, जो मतलब इमेज को एक बार रोटेट कर दिया, फ्लिप कर दिया, क्रॉप कर दिया, रिसाइज कर दिया, इससे ओवरफिटिंग रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी सब सेम है, लोकलाइजेशन ऐड कर दो, ड्रॉप आउट ऐड कर दो, अर्ली स्टॉपिंग लगा दो। एडवांटेजेस क्या हैं? बहुत बढ़िया फीचर का क्लासिफिकेशन करता है, इमेज के लिए काम अच्छा काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है? इसमें भी मेमोरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सिंगल इमेज को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है और उसका आउटपुट देता है। और क्या कहते हैं हमारा, कैन ओवरफिटिंग भी आ सकती है इसमें। उसके बाद क्या आता है, छोड़ो बस में, अब हमारा आता है RNN बहुत अच्छा है, ये भी जल्दी समझा दूंगा, बहुत आसान है। RNN में क्या होती है, हमारी मेमोरी इंट्रोड्यूस हो जाती है। RNN काम किस, अब देखो मेमोरी इंट्रोड्यूस किस लिए की हमने, ताकि पुराने डेटा को याद रखें। तो पुराना कौन ऐसा, जैसे पहले अगर सिंगल इमेज दे रहे हैं तो इसमें तो कोई ज़्यादा दो डेटा का काम नहीं है, टाइम का डेटा थोड़ी है ये। लेकिन जब टाइम सीरीज डेटा आ जाए, सीक्वेंशियल डेटा, उस पर हम लोग क्या करते हैं, RNN, जिसमें पुराने आउटपुट का मतलब रहेगा। जैसे कोई सेंटेंस बोले, द मूवी वॉज नॉट गुड, जिसमें अगर पुराने ट्रेडिशनल मॉडल लगाएंगे, उन्होंने गुड देख लिया तो कह देंगे बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन पीछे पूरा अगर पुराना कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो क्या आ रहा है, नॉट गुड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगी, मेमोरी। और इस डेटा को क्या कहें, सीक्वेंशियल डेटा, विद पोजीशन ऑफ ईच डेटा मैटर्स। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, RNN। तो RNN, बिफोर RNN वी मस्ट नो इट सीक्वेंशियल डेटा, बता दी मैंने। RNN क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इट इज़ द टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट टेक्स द प्रीवियस आउटपुट एंड करंट इनपुट टू प्रेडिक्ट द डेटा। पुराना आउटपुट करंट इनपुट लेके ये क्या करता है, हमारा प्रेडिक्ट करता है। ये क्या यूज़ करता है, हिडन स्टेट, हिडन मेमोरी यूज़ करता है। हिडन मेमोरी मतलब हिडन स्टेट यूज़ करता है। हर बारी आउटपुट के साथ एक हिडन स्टेट जनरेट करता है, जो कि नेक्स्ट इनपुट में हमारे काम आती है। जैसे ये पुराना प्रीवियस आउटपुट है ना, ये हिडन स्टेट ही है, ठीक है ना। हिडन स्टेट मतलब जो हमारी रनिंग मेमोरी, स्मॉल मेमोरी यूज़ करता है। स्मॉल मेमोरी क्या, वही मेमोरी होगी हिडन स्टेट, उसी को यूज़ करता है। और जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, हिडन स्टेट प्लस इनपुट, तो इसने क्या एक आउटपुट दिया और नई हिडन स्टेट जनरेट की हमारी, क्या इसमें रखना है जो अगले के लिए काम आए। फिर नया इनपुट, पुरानी हिडन स्टेट, आउटपुट, नया इनपुट, पुरानी हिडन स्टेट, आउटपुट, ठीक है ना। बस यही RNN काम करता है, इसमें हिडन स्टेट मेमोरी होती है। और इसमें क्या होता है, जैसे हम हर बार क्या करते हैं, बैक प्रोपोगेशन कर देते हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा टाइम वाला डेटा है। मतलब जिसमें हमारा जो बैक प्रोपोगेशन था वो लेयर्ड आर्किटेक्चर पे काम करता था, लेकिन इसमें टाइम भी आ गया। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। बस ये नाम याद करना कि RNN में क्या लगता है, बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम। उनमें नॉर्मल बैक प्रोपोगेशन क्यों लगता है, क्योंकि वो लेयर्ड होते हैं, इसमें लेयर्ड प्लस टाइम सीरीज डेटा है, मतलब टाइम सीक्वेंशियल डेटा है। तो ये नाम याद करना, काम हम कैसे करते हैं ये सब कोई कुछ नहीं पूछने वाला, बस RNN हो गया। अब RNN में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ एक आती है, इसकी देख लो क्या होती है। बाई डायरेक्शनल RNN, एक RNN होता है जिसमें हम लेफ्ट से भी हम लोग एक पास करते हैं, राइट से भी पास करते हैं, दोनों तरफ से निकालते हैं बेटर एक्यूरेसी के लिए। उसको क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल RNN। बस ये होता है। एक्सपोजर बायस क्या होता है, एक्सपोजर बायस होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस इन सीक्वेंस मॉडल्स। जैसे हम अगर जैसे मान लो हमने कोई आउटपुट, मॉडल ने कोई प्रडिक्शन दिया, अगर वो प्रडिक्शन गलत है और उसको हमने आगे पास कर दिया, तो वो जितनी प्रडिक्शन देगा वो धीमे धीमे ज़्यादा से ज़्यादा गलत होती चली जाएंगी और सब एंड मिला के बहुत गलत आंसर देगा। लेकिन अगर हम यही ऐसा करें कि हम लोग उसको प्रीवियस आउटपुट की जगह हम लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल ग्राउंड ट्रुथ वैल्यू दे दें, और मतलब जो असली वैल्यू थी, ठीक है ना, तो एकदम करेक्ट आउटपुट देगा, समझे। तो इसका और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, मतलब मॉडल की आउटपुट वैल्यू को नेक्स्ट में हिडन स्टेट के रूप में देना या फिर ओरिजिनल ग्राउंड वैल्यू को दे देना, इनका जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सपोजर बायस। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस इन सीक्वेंस मॉडल्स। और जो हम लोग जब हम ओरिजिनल आउटपुट वैल्यूज़, ग्राउंड ट्रुथ वैल्यूज़ को मॉडल को दे देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टीचर फोर्सिंग। उस प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारे टीचर फोर्सिंग। इसमें ग्राउंड ट्रुथ वैल्यूज हम लोग दे देते हैं। एम्बेडिंग क्या होती है, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास एम्बेडिंग पे आते हैं, तो अगर मान लो कोई सेंटेंस दिया है, जैसे तुम्हारा नाम है अंशिका, तो उसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मॉडल को तो पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक वेक्टर, न्यूमेरिकल वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एम्बेडिंग। लेकिन तुम कहोगी एनकोडिंग में क्या डिफरेंस है, एनकोडिंग में भी तो कर रहे हैं हम लोग, न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये सिमेंटिक रिलेशनशिप मेंटेन रखता है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे वर्ड हैं, किंग, क्वीन और बैट, तो ये ऐसी वैल्यू जनरेट करेगा, किंग और क्वीन की वैल्यू बहुत सेम होगी। जैसे किंग की है 0.9, तो क्वीन की आएगी 0.89 या फिर 0.8, दोनों की वैल्यू पास रखेगी। और बैट की वैल्यू क्या रख देगा, 0.1, 0.2 ऐसे कर देगा। तो एम्बेडिंग, इट इज़ अ वे ऑफ converting something like word sentence image into a vector, into a numerical vector, along with keeping the semantic relationships, and it मतलब it captures the semantic relationships and can be processed by neural network।
ये सिमेंटिक रिलेशनशिप्स को मेंटेन रखता है। एनकोडिंग क्या करती है, वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है या फिर न्यूमेरिकली कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, सिमेंटिक रिलेशनशिप के हिसाब से उसको कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, समझ में आया? बस एम्बेडिंग ये होती है। फिर क्या है हमारा एप्लीकेशन, क्या है इसका, 1 to 1 जैसे एक इनपुट एक आउटपुट इमेज क्लासीफाई करने का हो गया, ठीक है ना। 1 इनपुट और 1 आउटपुट होगा तो इमेज ही तो क्लासीफाई करेंगे। 1 इनपुट मैनी आउटपुट इमेज कैप्शनिंग, इमेज भेज के कह दिया कि हमें इसको बताओ क्या लिखा है इमेज के बारे में। मैनी टू वन, बहुत सारे इनपुट आए और एक आउटपुट, उसका एक सेंटीमेंट एनालिसिस हो गया एग्जांपल। मैनी टू मैनी पार्ट्स ऑफ पीओएस टैगिंग जेनेटिव एआई में होता है, जिसमें हम सेंटेंस भेजते हैं, बताता है कि हमारा वर्ड क्या है, पहला नाउन है कि वर्ब है, उसको कहते हैं पीओएस टैगिंग। उसके लिए क्या, उसको हम लोग किस में एग्जाम्पल में आगे, मैनी टू मैनी 4 वर्ड हैं तो 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे। मैनी टू एन मतलब हो सकता है 4 वर्ड तो 10 बन जाएं, ये किस में आ सकता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में। ये सब इसके वो थे। प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत ये है कि लॉन्ग टर्म डेटा ये भी भूल जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रखता है। मान लो कोई डेटा अभी हमने करंट हिडन स्टेट स्मॉल बनाई, वो अगली में थोड़ा बेकार हुई, फिर बेकार हुई, तो पूरा बहुत पुराना डेटा याद नहीं रख पाता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, LSTM कैसे यूज़ करते हैं, मैंने उसका यहाँ लैपटॉप में नोट्स बनाया, बता रहा हूँ। LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, इतना बोल दिया, थक गया मैं। LSTM इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ RN। जैसे ये क्या करता है, उसमें केवल एक मेमोरी होती है ना, इसमें 2 मेमोरी होती हैं, सेल स्टेट और हिडन स्टेट। उसमें केवल हिडन स्टेट होती थी, इसमें सेल स्टेट होती है। सेल स्टेट क्या होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, हिडन स्टेट क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब उसी तरह काम करती है। और इसमें क्या होते हैं, 3 गेट होते हैं, फॉरगेट, इनपुट, आउटपुट। देखो हर बार ये क्या पूछता है, हर बार ये जैसे ही हमारी पुरानी मेमोरी आती है, हर इनपुट पे ही क्या करता है, पहले फॉरगेट गेट पे जाता है। ये देखता है हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को वो सेल स्टेट मेमोरी से रिमूव कर देता है, भूल जाओ। फिर क्या करेगा, जैसे एक पहले भूल गया, फिर हमें जो याद रखनी है इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी है, इनपुट गेट से वो सेल स्टेट मेमोरी में वो हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है ना। ऐसे काम करेगा, पहले फॉरगेट गेट पे भूल जाएगा, इनपुट गेट पे जो जरूरी इन्फॉर्मेशन होगी याद कर लेगा, तो फिर हमारी क्या होगी, सेल स्टेट मेमोरी अपडेट हो जाएगी। सेल स्टेट मेमोरी अपडेट करने के बाद हम हमारा क्या करेंगे, आउटपुट फाइंड करेंगे। आउटपुट फाइंड करने के बाद क्या याद रखेंगे, हमारी जो स्मॉल जैसे शॉर्ट मेमोरी है उसमें हम लोग क्या ऐड कर लें, वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। आउटपुट गेट मतलब आउटपुट गेट क्या फाइंड करेगा कि हिडन स्टेट में क्या रखना है, नया ऐड करना है, जो थोड़े टाइम के लिए हमारा हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए सेल स्टेट ऐसे काम करता है। मतलब इसको एक बार देखो खुद से, समझ में आ जाएगा क्या करता है। और फिर क्या वही है बस, इसमें और क्या, 3 गेट रहते हैं, 2 मेमोरी रहती है। और एप्लीकेशन क्या है इसके, टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग, लोड, जो हमारा प्रोजेक्ट है, स्पीच रिकॉग्निशन, ये सब सारी प्रॉब्लम फिक्स कर देता है। वैनिशिंग ग्रेडियंट, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी जो कि उसमें थी, RN में भूल जाता था पुराना। और ये डिफरेंस है, एक सेकंड बैक हो गया, ये हमारा डिफरेंस लिखा है यहाँ पे। RN शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म दोनों होती है इसमें। फॉरगेट्स इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, याद रखता है ये। वैनिशिंग ग्रेडियंट होता है, इसमें नहीं होता। लॉन्ग टर्म याद रखता है, इसमें कोई गेट्स नहीं होते, इस पर 3 गेट्स होते हैं, ठीक है ना। बस यही सब था और क्या। अब इसको तो मैं वीडियो दोबारा देखने की जरूरत पड़े, तो जैसे टर्म्स आ रहे हैं, जैसे हमारा RN में था पूलिंग, पैडिंग, ये सब क्या होता है। पैडिंग मतलब ही मैंने बताया, क्या बताया, उसमें हम 0 ऐड कर देते हैं। पूलिंग मतलब साइज रिड्यूस कर देते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ये सब टर्म्स याद रखना, सब में क्या होते हैं। बाकी बहुत आसान था, कुछ नहीं था। LSTM क्योंकि पुरानी इन्फॉर्मेशन भूल जाते हैं, बस और क्या। अब जैसे जो प्रोजेक्ट है हमारा, जो हमारा रेज्यूमे है, GPT को भेजना, कहना कि इससे वो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो LSTM को तुम अपना एक्सप्लेन करने का तैयार रखना कि कैसे एक्सप्लेन करें। पूछ लें आपने कितना मॉडल बना दिया है, तो कह देना कि एक बार हमारा जो डेटा ट्रेन किया था हमने, अभी चालू किया है, हमारा 7 सेमेस्टर में अभी स्टार्ट हुआ है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ना भी स्टार्ट किया है। और इसमें हमने एक बार प्रेडिक्ट भी किया था हमारी एक्यूरेसी अपने हिसाब से, मतलब ChatGPT से कहना जो समझा दे, ठीक है ना। हमने किया भी, ऐसे नहीं किया नहीं, अपने गूगल कोलैब में देखना मिल भी जाएगा। तो ये था हमारा डीप लर्निंग। और आप कुछ अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। ओके, डिजिटल